जिस यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए कि वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ने जा रहे हैं, अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर यह पता चलता है उसी लैब में, यूनिवर्सिटी के लैब में, यानी कि बिल्डिंग नंबर 17 कमरा नंबर 13, जिसके भीतर बैठकर लैब से केमिकल लाए जा रहे थे और डॉक्टर मुजम्मिल उन केमिकल से ये तैयारी कर रहा था कि कैसे विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है, दिल्ली को ब्लास्ट कैसे किया जाए। ये सब कुछ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हो रहा था। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी 12 दिन हो चुके हैं दिल्ली में हुए धमाके को और 12 से ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए, हमने अब तक आपको ये बताया अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी जो साथी हैं मिलकर लगातार काम कर रहे थे, लैब में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बकायदा ले रहे थे कि केमिकल्स को लाना है, फिर उनको छुपाना है, बल्कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी कुछ लैब का सामान लेकर गए हैं। तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। हमने आपको उस I-20 गाड़ी के बारे में भी बताया, सफेद रंग की गाड़ी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिली थी। हमने आपको ये भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल और उमर ने कैसे शाहिद ने भी इस यूनिवर्सिटी में उस कमरे में बैठकर उसको एक वो अड्डा बनाया कि भाई मीटिंग पॉइंट बनाना है, यहीं पर आकर सारी मीटिंग करनी है, कैसे गाड़ी दिल्ली में जाएगी, कैसे धमाका होगा, उसके बारे में हमने आपको बताया दर्शकों। और साथ ही ये अलबेग वो आतंकी जिसके अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर भी कनेक्शन सामने आए हैं। लेकिन आज हम जो चौंकाने वाली जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो ये कि एक यूनिवर्सिटी के भीतर लैब में सफेद रंग का कोट पहनकर, आप सोचते होंगे कि कोई प्रैक्टिकल के लिए जा रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, किसी तरह का देख रहा है कि इस केमिकल से क्या बनता है, लेकिन वहां पर कुछ और चल रहा था। वहां पर एक बड़े धमाके की तैयारी चल रही थी। उस लैब में कौन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा था, इसमें कितने लोग शामिल थे और कमरा नंबर 13 में और क्या कुछ हो रहा था। आज उसी यूनिवर्सिटी में कई सारे अभिभावक पहुंचे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता में है और वहां के प्रिंसिपल कह रहे हैं, वहां के बाकी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लैब के भीतर क्या कुछ हो रहा था, कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके विस्फोटक सामग्री तैयार की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां लैब में छात्र केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं, उस यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों के बीच यूनिवर्सिटी के लैब में ही जैश के व्हाइट कॉलर आतंकी बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। देश को कैसे दहलाया जाए, किस केमिकल के इस्तेमाल से विध्वंसक बम बनाए जाएं, कौन सा केमिकल कितना घातक है, ये सारी रिसर्च आतंकी अल-फलाह में बैठकर कर रहे थे। एजेंसियां आतंकियों के इस बारूदी लैब तक पहुंच चुकी हैं और इसी को लेकर दिल्ली धमाके की जांच में अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकियों ने किस तरह से अल-फलाह के लैब का इस्तेमाल भारत की धरती को दहलाने के लिए किया था, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली धमाके के तार कहां-कहां जुड़े हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि विस्फोटक बनाने की ज्यादातर सामग्री आतंकियों ने हरियाणा के नूह से खरीदी थी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिल्ली के भागीरथ पैलेस से लिए गए थे, तो वहीं फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी आतंकियों ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदा था। नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के लिए आतंकी उमर, आतंकी मुजम्मिल और आतंकी शाहीन ने बड़ी तैयारी की थी। लेकिन ये तैयारी 1-2 दिन में नहीं बल्कि अल-फलाह की बारूदी लैब में कई महीनों से चल रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी उमर और आतंकी डॉक्टर शाहीन अपनी मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी करते थे। यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर भी यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल निकाला जाता था। आतंकियों ने अल-फलाह की लैब से ग्लासवेयर, अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल टेस्टिंग किट चोरी किए थे। तो जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से कई सामान गायब मिले हैं। ग्लासवेयर,
अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल टेस्टिंग किट लैब से बाहर तो निकाले गए, लेकिन रजिस्टर में इसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अपने बैग और गाड़ियों की डिग्गी में केमिकल और केमिकल टेस्टिंग किट यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर जाया करते थे। एनआईए अब ये भी जांच कर रही है कि आखिर कौन सा केमिकल, कितनी मात्रा में कौन सा केमिकल ये बाहर लेकर के गए और कब यूनिवर्सिटी के बाहर केमिकल को पहुंचाया गया। इसके साथ ही एनआईए की टीम ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई विदेशी हैंडलर्स इन आतंकवादियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया करता था कि आखिर कौन से केमिकल से कितना विस्फोटक बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि आतंकियों ने लैब से कितनी मात्रा में घातक केमिकल चोरी किया था। लैब से निकालने के बाद केमिकल को किस आतंकी अड्डे पर सुरक्षित रखा गया था। लैब से चोरी किए गए केमिकल से कितने विस्फोटक तैयार किए गए थे और क्या आतंकियों की केमिकल सप्लाई चेन का हर किरदार एजेंसियों के शिकंजे में आ चुका है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी होने की जानकारी बाहर आने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कर्मचारी फरार हैं। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में पूछताछ के दौरान विरोधाभास देखने को मिला है। ज्यादातर स्टाफ ने अपने फोन बंद कर दिए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिए हैं। दावा है कि धमाके वाले दिन 10 नवंबर की रात से कई फैकल्टी और डॉक्टर क्लास और ड्यूटी छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ को छिपना क्यों पड़ रहा है। क्या लैब से केमिकल लीक कराने में यूनिवर्सिटी के स्टाफ का भी हाथ है? आखिर स्टाफ क्यों भाग खड़ा हुआ है? एनआईए को शक है कि सभी कर्मचारियों का एक साथ अंडरग्राउंड होना, क्या ये कोऑर्डिनेटेड एग्जिट प्लान है? जिन अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की गई, उन सभी को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही जांच एजेंसी अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रही है और किस तरीके से लैब का सामान गायब किया गया, इसको लेकर भी जांच एजेंसी जांच कर रही है। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है और यही कारण है कि चाहे वो डिजिटल सबूत हो, कॉल डिटेल्स हो, बैंक डिटेल्स हो, सोशल मीडिया एक्टिविटी, हर एक की नजर अब जांच एजेंसियों पर है और जांच एजेंसी हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ अल-फलाह में जो छात्र पढ़ते हैं, उनके परिजन अब परेशान हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। जिन परिजनों ने मोटा पैसा खर्च कर अपने बच्चों का एडमिशन अल-फलाह में कराया था, उन्हें सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। हमारी कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में। वो हमारे उसके बाहर है, दायरे के बाहर है। हमारा कंसर्न इतना है कि यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन और डिग्री की रिकॉग्निशन एंड बच्चों का फ्यूचर। अल-फलाह पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा चुका है। अल-फलाह पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। ऐसे में अल-फलाह में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।